नीट के एग्जाम में रह गए सिर्फ 15 से 16 दिन, और आई नो दैट कि आपको बहुत डर लग रहा होगा और समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे इतना सारा सिलेबस हम रिवाइज कर लें। ठीक है, अराउंड आपके 97-98 चैप्टर्स हैं पूरे टोटल, लेकिन जो 50% वेटेज लेता है आपके नीट के एग्जाम में वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जहाँ पर आपको बस सबसे ज्यादा स्कोर करना है, और आई नो दैट आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा वो। ऑलमोस्ट ऑल द नीट एस्पायरेंट्स है ना, उनका सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये है वो ये है कि आपको रिवाइज कैसे करना है इस पूरे बायोलॉजी को, क्योंकि बायोलॉजी में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, इतनी सारी थ्योरी है ना, 2 आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, और उसी में से ऑब्वियसली सवाल आते हैं, बट इट्स हार्ड टू रिवाइज एनसीईआरटी थॉरोली इन जस्ट 15 डेज। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, कैसे आपको टाइम सेट करना है अपना, है ना, वो सारी चीज़ें। आपको लग रहा होगा कि यार 15 दिन के लिए हम ऐसा क्या टाइम शेड्यूल फॉलो करें, है ना, जिससे कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं एटलीस्ट बायोलॉजी में। ठीक है, तो एटलीस्ट 50% आपका वेटेज जो बायोलॉजी रखता है, हम पूरी कोशिश ये करें कि हमारी गलती कम से कम हो, और गलती कम से कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना होगा। तो बेस्ट रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। कौन कौन सी वो टिप्स हैं जिनसे आप एटलीस्ट 340 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं, आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अच्छा, मैं ये वीडियो पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। जो बच्चे ये सोच रहे कि हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, आज मैम बताएंगी और ये हम करेंगे, इतने में हमारा 15 दिन में हमारा बायोलॉजी में 340 प्लस आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, एंड लास्ट के 15 दिन में आप कैसे पढ़ाई करोगे जिससे कि आप कम से कम मिस्टेक कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर पाओ। अच्छा, वीडियो के एंड में मैं आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट टिप बताने वाली हूँ जो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी आपकी 340 प्लस स्कोर करने में बायोलॉजी में। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। ज़्यादा टाइम आपका लूंगी नहीं, क्योंकि आई नो दैट आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। ठीक है, माय नेम इज एकता सोनी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एंड वेलकम टू दिस चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी, है ना, आपको मैं इन शॉर्ट आपको 3 टिप्स बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, मैंने भी नीट का एग्जाम दिया हुआ है, एंड बायोलॉजी में समहाउ आई ऑल्सो स्कोर्ड 330। ओके, 330 आई स्कोर्ड। ठीक है, अब मैंने भी कौन कौन सी ऐसी टिप्स फॉलो की, वो सारी टिप्स मैं यहाँ पे इंक्लूड करके लेके आई हूँ। किस टाइप से मैंने रिविजन किया था, है ना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ फॉलो की है, मतलब यहाँ इंक्लूड की है, मैं आपको बताऊँगी। अब आप बच्चे पूछोगे मुझे कॉमेंट में, मुझे पता है कि मैम फिर आपका नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आई नो दैट, क्योंकि बायोलॉजी आपका 50% लेता है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वो भी आपका होता है वहाँ पे। ठीक है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली ऑब्वियसली केमिस्ट्री वाज गुड, बट फिजिक्स तो सबका ही इधर उधर रहता है ना, तो ओवरऑल नहीं हो पाया। ओवरऑल आई वाज आल्सो गेटिंग द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बट इट्स फाइन। फॉर बायोलॉजी आई कैन आपको मैं पूरा बता सकती हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया था। आई कैन गाइड यू प्रॉपरली फॉर बायोलॉजी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1, देखिए टिप नंबर 1 मैं क्या बताना चाहती हूँ वो ये है, जो आपको सबने बताई होगी, सबसे सुन ली होगी, आपको खुद को भी पता है, इतने तो समझदार हो ही यार तुम। ठीक है, डोंट टच एनी बुक अदर देन एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सबको पता है सारे सवाल आने वाले कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी घोट घोट के पी जाना है। अब जितना भी रिवीजन आप अगले 15 दिन में करने वाले हो, एनसीईआरटी के अलावा एक सिंगल बुक, एक भी आप मॉड्यूल को भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। अच्छा, अब हमें रिवाइज तो करना है, मैम आपने बता दिया कि ठीक है एनसीईआरटी हमें रिवाइज करनी है ना। उस एनसीईआरटी को हम कैसे रिवाइज करना है वो और थोड़ा बता दो कि भाई हमें एक एक लाइन थॉरोली पढ़नी है, या कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स को पहले उठाना है। ठीक है, 11th पहले पढ़ें, 12th पहले पढ़ें, है ना, कितने दिन में हम खत्म करें, क्या हम मॉक टेस्ट लगाएं, क्या हम पीवाईक्यूज लगाएं तो कितने पीवाईक्यूज लगाएं पर डे, वो सारी चीज़ें चलो बताती हूँ। ठीक है, चलो एनसीईआरटी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि भाई एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है, कितने टाइम में। ठीक है, देखो एक रूल होता है रिवीजन करने का, 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है, देखो ये थोड़ी सी टेक्निकल भाषा है। 80-20 रूल सिंपल भाषा में बताती हूँ। 80-20 रूल आपने भी हमेशा सुना होगा अपनी ज़िंदगी में, कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि जितने कम, मतलब हर कोई वही चाहता है ना कि कम एफर्ट्स डाले और हमें ज़्यादा आउटपुट मिले।
ठीक है। तो स्टडीज ये कहती हैं कि जो 20% एफर्ट्स होते हैं ना, जो भी 20% आप एफर्ट्स लगा रहे हो अपनी पढ़ाई में, 80% रिजल्ट वहीं से आता है। तो 20% जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो, दैट शुड बी वेरी सफिशिएंट, राइट। एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको उसमें करनी है, क्योंकि देखो यार, अगर आपको ये नहीं पता है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऑब्वियसली सबको पता है एनसीईआरटी से पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप मान लो एनसीईआरटी छोड़ के कोई और मॉड्यूल लगाने लग गए हो, ठीक है, तो वो 20% एफर्ट में इंक्लूड होता है? नहीं। मॉड्यूल लगा रहे हो ना, तो तुम वेस्टेज ऑफ इट इज़ योर वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। 20% ऑफ एफर्ट लगाने हैं, मतलब मिनिमम एफर्ट लगा के आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए, तो मिनिमम एफर्ट लगाने वो एनसीईआरटी पे लगाने हैं, और एनसीईआरटी में भी स्मार्ट तरीके से एफर्ट लगाने हैं, वरना एनसीईआरटी ऐसा घुमाएगी तुम्हें, तो तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। तो स्मार्ट एफर्ट्स कैसे लगाने होंगे, हमें वो सारे चैप्टर्स पहले पढ़ लेने हैं, क्योंकि सिर्फ 15 दिन रह गए ना, हमें वो सारे चैप्टर्स पहले पढ़ लेने जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर्स को हम पहले पढ़ेंगे। अब मैम कौन से हैं हाई वेटेज चैप्टर, वो थोड़ा बता दो ताकि हमें 80% रिजल्ट मिल जाए 20% एफर्ट से। तो देखिए जी, ये ना आपकी बॉटनी के कुछ चैप्टर्स हैं, एंड आगे मैं आपको जूलॉजी के भी कुछ चैप्टर्स बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर ना आपको अगर आप देखोगे, देखो सी क्लास 11th जो है ना, हाँ, क्लास 11th में प्लांट फिजियोलॉजी देखोगे, 9 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, है ना। एंड सेल साइकिल से आप देखोगे 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले से 5 देखने को मिलेंगे। डाइवर्सिटी ये यूनिट वाइज है, ठीक है, यूनिट वाइज है, तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्लास 12th की बॉटनी देखोगे तो यहाँ पर जेनेटिक्स आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है, 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 7 क्वेश्चन इकोलॉजी से, ह्यूमन वेलफेयर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 2 क्वेश्चन, एंड इससे आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का कुछ आप चैप्टर्स और यूनिट को ब्रेक कर सकते हो उनके वेटेज वाइज, ठीक है। और वेटेज वाइज ही आपको क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। जूलॉजी की अगर हम बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही आप अपनी बायोलॉजी का रिवीजन शुरू करो तो आप क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करो रिवाइज करना, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द वन ऑफ द टॉपिक जहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ये 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, बट येस ऑन एन एवरेज ना इतना ही आपका अप्रॉक्सीमेटली वेटेज रहता है इन सारी यूनिट्स का। तो 12 क्वेश्चन अकेली ये यूनिट आपको देके जा रही है, तो आपको सबसे पहले ये वाली यूनिट रिवाइज करनी है। इस यूनिट की जितनी भी थ्योरी पोर्शन है वो तो आपको करना ही है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी है यहाँ पे, है ना, सारे के सारे करने हैं आपको। कैसे इसको रिवाइज करना है, कैसे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है, कि मान लो तुमने डाइजेशन चैप्टर खोला, ठीक है, तुम कैसे पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, कोई स्पेसिफिक चीज पढ़ोगे, मैम आप हमें बता दो थोड़ा सा कैसे पढ़ना है ना। एनसीईआरटी खोल ली, अब एक चैप्टर में हमें 3-4 घंटे लग जाते रिवाइज करने में, होता होगा ऐसा। एक चैप्टर को अगर 3-4 घंटे लग जा रहे हैं भाई, तो फिर तो तुम कैसे रिवाइज करोगे सारा। तो वो टाइमिंग आपको कैसे मैनेज करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। बायोमोलिक्यूल्स 6 क्वेश्चन आपको दिला के जा रहा है, एनिमल किंगडम 5 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स आपको 2 क्वेश्चन लेके जा रहा है। क्लास 12th की देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी एनिमल हस्बेंड्री 10 क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक सीक्रेट टिप बताने वाली हूँ जो रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी से, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो के एंड में ही आपको पता चलेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ 4 क्वेश्चन, ठीक है, अकेले इससे। इवोल्यूशन थ्योरी इससे 4 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये 2020 के अकॉर्डिंग है, बट यस ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे पूरा अप्रॉक्सीमेटली ये आपका वेटेज रहता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे वेटेज बॉटनी का, तो देखो प्लांट डाइवर्सिटी आपको रेड कलर में दिख रही है, ये रेड कलर में प्लांट डाइवर्सिटी है, कितना ज्यादा वेटेज लेके जा रही है। ग्रीन कलर में प्लांट फिजियोलॉजी है, ये सबसे ज्यादा वेटेज लेके जा रही है। तो अगर आप बॉटनी रिवाइज करना शुरू कर रहे हो तो डाइवर्सिटी पहले पढ़ना एंड फिजियोलॉजी पहले पढ़ना, ठीक है। ये 2 यूनिट्स को सबसे पहले आप करेंगे, एंड साथ ही साथ में आपको ये वाली यूनिट भी जो है, दिस ऑल्सो यूनिट जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये वाली यूनिट भी आपको इतना ज्यादा वेटेज देके जा रही, तो आपको ये 3 यूनिट्स पहली प्रायोरिटी पे रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इस ग्राफ को, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ये पीडीएफ को एनालाइज अच्छे से कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो।
ठीक है। एंड जुअलॉजी के लिए देखोगे पर्पल कलर में क्या है, ये देखो जी ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले जुअलॉजी जब भी उठाओ ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही रिवाइज करना, यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देख लो तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ गया, है ना, इजी चैप्टर है काफी और इतने सारे क्वेश्चंस दिला के जा रहा है, इतना वेटेज है तो क्यों ना रिवाइज करें इनको इसी प्रॉपर मैनर में, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी तो हमारे पास आ गई है ना। अब हमने एनसीईआरटी खोल ली मैम, हमने देख ली कि मोस्ट जो हाई वेटेज चैप्टर्स है वो हमने देख लिया। हम उन हाई वेटेज चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। अब हमने एनसीईआरटी खोलकर बैठे हम, अब बताओ हमें एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। क्या हम पेन पेंसिल लेकर बैठे बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़े, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो रिवाइज कैसे करते हैं ना, उसका प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ। सबसे पहले ना आपको ये वाली चीज अप्लाई करनी है जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे होंगे, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। अभी के टाइम पर अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना, आई कैन बेट यू आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो सकता है सिर्फ एक इस सिंगल पॉइंट से भी, ठीक है। ध्यान से सुनो, यूज रेट्रोग्रेड मेथड। क्या होता है रेट्रोग्रेड मेथड? रेट्रोग्रेड मेथड होता है कि यूजुअली हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, देन क्या करते हैं हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ उल्टा करना है, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं लास्ट 10 ईयर्स या लास्ट 5 और 6 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको पहले सॉल्व करने हैं एंड देन आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। समझ आ गया क्या करना है, उल्टा काम करना है। मैं ना आपको पीवाईक्यूज पे ज्यादा जोर दे रही हूँ, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा भी रहे होंगे, आप कर भी रहे होंगे, है ना, अलग अलग जगह पे आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन भी कर रही होगी। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो जोर दे रही हूँ वो है पीवाईक्यू। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम कर लोगे ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले हैं। सिंपल सीधी सीधी शब्दों में बोलूँ तो 7 साल के एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर तुम सॉल्व कर लेना एंड आई कैन बेट यू एटलीस्ट तुम देखोगे ना मेन पेपर में तुम्हें 40 to 50% क्वेश्चंस यहीं से आए हुए मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्जैक्ट कॉपी आ जाएगी क्वेश्चन की, मैं ये बोल रही हूँ कि जो कॉन्सेप्ट पिछले 5 से 7 सालों में एनटीए ने पूछा हुआ है वही कॉन्सेप्ट आपको घुमा फिरा के अभी भी पूछा जाएगा। अब चाहे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, चाहे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, कैसे भी पूछा जा सकता है, बट सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो इस टाइम पे, जो कि आपको करनी भी चाहिए, वो है पीवाईक्यू सॉल्व करो। पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर मान लो 7 साल के पीवाईक्यू तुमने सॉल्व कर लिए ना, अब तुमको आइडिया लग गया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर एनटीए सबसे ज्यादा फोकस्ड है, उन्हीं टॉपिक्स को। मान लो तुम एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर लेकर बैठे आज एनसीईआरटी से, ठीक है। अब तुम पहले चैप्टर मत पढ़ो, तुम क्या करोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लास्ट 7 साल के या फिर 5 साल के भी इनफ रहेंगे। अगर आप वो पीवाईक्यू सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, वो पीवाईक्यू सॉल्व करते ही, ठीक है, अब तुमने पहले तो पढ़ी रखा ना, याद तो है ही थोड़ा बहुत, तो क्या पता चल जाएगा, पहली चीज तो ये पता चल जाएगी कि तुम्हारा वीक पॉइंट कहाँ है, कौन से क्वेश्चंस तुम नहीं कर पा रहे हो, ताकि जब तुम वापस रिवाइज करने बैठो तो तुम्हें पता चल रहे कि मेरे को ये पॉइंट जो है थोड़ा वीक है, तो यही पॉइंट मैं क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा, ठीक है, ज्यादा अच्छे से रिवाइज करूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ना अपना पूरा एनालिसिस पता चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में से ऐसा कौन सा टॉपिक है, 2-3 ऐसे टॉपिक्स होते हैं चुनिंदा जहां पर एनटी की नजर रहती है, ऐसे कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुए हैं, ताकि आप उनको बार बार पढ़ो और ताकि आप उनको ज्यादा फोकस्ड वे में पढ़ो, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आने के वापस चांसेस हैं। पिछले अगर 5 साल में बार बार रिपीट हुए हैं तो इस साल भी डेफिनेटली वहीं से रिपीट होंगे एंड दैट्स फॉर श्योर। 99.9% श्योर है कि वहां से रिपीट होगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि पीवाईक्यूज करिए, और अगर आप पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हैं यू कैन डू एमसीक्यूज ऑल्सो, बट आई विल सजेस्ट पीवाईक्यू, ठीक है। चलो पहले ये करेंगे एंड देन आप एनसीईआरटी रीड करेंगे। ये तो हो गया रेट्रोग्रेड मेथड टू रिवाइज प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वापस एक और रिवाइज करने का। अब मान लो तुमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, ठीक है, तुम्हें पता चल गया कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, कहाँ से तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, हर चीज पता चल गई। नाउ अब तुम क्या बैठे हो, अब तुम अपनी बुक उठाए हो और तुम अब वो चैप्टर थ्योरी पढ़ना शुरू किए हो। देखो थ्योरी जब भी पढ़ रहे हो पूरे चैप्टर की, कभी भी कोई भी बच्चा समरी नहीं छोड़ेगा। लास्ट में एक समरी होती है छोटी सी। अगर तुमने इतना लंबा चैप्टर पढ़ा है तो समरी क्यों छोड़नी है तुम्हें, समरी इतनी सी है वो भी पढ़ लो, हार्डली 10 मिनट ही आपको टाइम लगेगा ना, पूरी समरी भी पढ़ेंगे। क्या होता है ना कि समरी में कुछ ऐसे हिडन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे हिडन वर्ड्स होते हैं जहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं और बनते आए हैं पिछले, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो समरी में से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो समरी भी आपको पढ़नी है। आपको देखो चैप्टर को कैसे रिवाइज करना, ठीक है।
आपको ना फिंगर टिप्स का यूज करना है। क्या बोल रही हूँ, क्या मतलब है मैम, आप बड़ी साइंटिफिक चीजें बता रहे हो, आई नो दैट, बट बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। फिंगर टिप्स का कैसे, मेरे पास बुक है, मैं ना उसको क्या करूंगी, ऐसे कई बच्चे होते हैं बुक को लेके बैठ गए, ऐसे सो के पढ़ रहे हैं, उसको ऐसे सामने रखी हुई है बुक, हाथ पैर यूं एकदम आराम से ऐसे बैठे हैं और लेट के पढ़ रहे हैं। और कई बच्चे होते हैं जो टेबल पे रख ली और ऐसे हाथ बांधेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखना, दिमाग में ना कभी भी तुम्हारे सामने जो चीज़ है वो चलती नहीं है, दिमाग में हमेशा दूसरी बातें चल रही होती है। स्पेशली जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, दिमाग को पसंद नहीं तुम पढ़ाई करो, तो दिमाग को ना तुम्हें भी पसंद करवाना है, क्योंकि दिमाग की पसंद अभी चलेगी नहीं, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुम्हारे दिमाग को सेंट्रलाइज करवाना है, फोकस्ड करवाना है। कैसे करवाओगे, अपनी फिंगर टिप्स का यूज करते हुए। आप बुक उठाओगे और चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, या तो पेन ले लो हाथ में, पेंसिल ले लो, या फिर अपनी जो फिंगर है इससे क्या कर दोगे, सीधे सीधे लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होगे, पढ़ना शुरू करोगे लाइन बाय लाइन। आपकी उंगली वहां से हटनी नहीं चाहिए, जो भी लाइन पे जा रहे हो ना वहां से हटनी नहीं चाहिए। ग्रेजुअली यू विल सी कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई पढ़ने की, एनसीईआरटी पढ़ने की, है ना, लाइन बाय लाइन आप आराम से पढ़ लोगे एनसीईआरटी। अब देखो एनसीईआरटी में ना जब चैप्टर शुरू होता है तो शुरुआत में ना कई चैप्टर्स में शुरुआत से ही एकदम मेन पॉइंट से शुरू कर देते चैप्टर। कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे शुरुआत में मेन पॉइंट नहीं लिखा होता है, शुरुआत में हर कुछ ही लिखा होता है, मतलब यूं ही कि अननेसेसरी चीज़ें कुछ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। आई होप सो कि आपने इतनी बार तो एनसीईआरटी पढ़ी ली होगी पूरे साल में, जिससे कि आपको पता चल गया हो कि इस चैप्टर के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो कि यार नहीं दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मतलब ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप दैट एंड वहीं से शुरू करो जहां से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वहां से तुम शुरू करोगे ऐसे पढ़ना, सी ऐसे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। आप बिल्कुल यूज करेंगे अपनी फिंगर टिप का, या हाथ में ले लेंगे पेन या पेंसिल, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका दिमाग सेंट्रलाइज हो जाता है। दिमाग जो आंखें होती है ना, आपकी आंखें वो चलती है आपकी फिंगर टिप के साथ साथ, जहां जहां आपकी उंगली जा रही है वहां वहां आपकी आंखें जाएंगी। इससे क्या होता है, दिमाग को और मदद मिलती है फोकस्ड होने में, ठीक है। ये सारी चीजें आप रिवीजन के टाइम पर जरूर फॉलो करेंगे, है ना। और हाइलाइटर लेकर भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि हाइलाइटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाइलाइटर लेकर बैठोगे तो पता है क्या होगा, जैसे मान लो तुमने पहले पीवाईक्यूज लगाए, अब तुम थियोरी रिवाइज कर रहे हो, तो पीवाईक्यूज में तुमको पता है कि कहाँ पे तुमने मिस्टेक करी या कहाँ कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक था। तो अब तुम जब रीड करोगे ना एनसीईआरटी, तो तुम्हें पता है कि कौन सा टॉपिक तुम्हें अच्छे से पढ़ना है और कहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो। तो तुम ना उस पॉइंट को जहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो उसको तुम हाईलाइट कर लोगे, ठीक है, हाईलाइट कर लोगे, ताकि फिर कभी वापस मौका मिला तो तुम एक बार उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को, हाइलाइटेड लाइंस को एक बार वापस देख पाओ और तुम्हें याद आ पाए कि हाँ यार मैंने पीवाईक्यूज करते हुए ना यहाँ पे गलती की थी और मुझे ये चीज़ याद नहीं आई थी, उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेक्निक तुम फॉलो करोगे। ये तीसरा वे है रिवाइज करने का। मैं देखो बहुत सारे तरीके बता रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, लिटरली ये वर्क करते हैं, मैंने भी फॉलो किए हुए हैं अपने टाइम पर, बहुत वर्क करते हैं। ये देखिए पार्किंसंस लॉ, देखो हमको, मुझे भी नहीं पता था मेरे टाइम पर कि ये क्या पार्किंसंस लॉ होता है, बट जाने अनजाने में ना हम ऐसी टेक्निक फॉलो करते हैं, उन टेक्निक का नाम रख दिया गया है, ठीक है। पार्किंसंस लॉ क्या कहता है, आपको ना अभी देखो मान लो ऐसा होता है कि कोई भी एक टास्क आपको असाइन किया हुआ है, आपको बोला है कि आपको ना 2 दिन बाद वो टास्क कंप्लीट करके देना है, तो आपको क्या होगा कि यार अभी तो टाइम है, 2 दिन है ना, आराम से कर लेंगे, होता है दिमाग में, सबके होता है ना, रिलैक्सेशन आ जाती है एक बार दिमाग में। मान लो तुमको बोला कि अभी तुम्हें 2 घंटे में ही सबमिट करना है, 2 घंटे में सबमिट करना ना, दिमाग का जो फोकस लेवल होता है ना, यू विल रियलाइज दैट, आपकी लाइफ में कभी तो ये हुआ होगा, यू विल रियलाइज दैट कि हमारे दिमाग का फोकस लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। क्योंकि जब हमारे पास टाइम कम होता है ना, तो दिमाग को ये रहता है कि यार जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है, कैसे भी खत्म करना है, तो इतना फोकस होके हम काम कर सकते हैं जितना हम 2 दिन लगा के भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये टेक्निक तुम्हें अपने रिवीजन के अंदर फॉलो करनी है। कैसे, तुम अपने आप को टास्क दोगे, अपने आप को एक डेडलाइन दोगे कि यार देख तेरे पास ना इतना टाइम है ना, अगले 2 घंटे तेरे पास इस एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, या फिर तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 घंटा है, इसमें तेरे को ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। इतने टाइम के अंदर अगर तू रिवाइज कर लेता है तो ठीक, अदरवाइज जो भी तुम सोचो, है ना, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो डेडलाइन, मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे, डेडलाइन डिसाइड करो। डेडलाइन डिसाइड नहीं करोगे तो प्रॉपर वे में आपका दिमाग ना रिलैक्स रहेगा, उसको पता रहेगा यार 15 दिन आराम से कर लेंगे,
आराम नहीं है अभी, आराम हराम है, छोड़ दो उसको, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। डेडलाइन आपको यूज करनी है, डेडलाइन अपने लिए डिसाइड करो। पार्किंसन लॉ का मतलब यही है कि आपके पास में लेस टाइम होता है तो आप मोर एफर्ट डालते हो, आपके पास मोर टाइम होता है तो आप लेस एफर्ट डालते हो। तो आपको लेस टाइम है आपके पास, अभी आपको मोर एफर्ट्स की नीड है, तो पार्किंसन लॉ के अकॉर्डिंग यू नीड टू डिसाइड डेडलाइन, ठीक है। अपने लिए एक डेडलाइन डिसाइड करनी है। ये तो हो गया रिवीजन का टिप नंबर 1, जो एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं छूनी, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ना है ना, किस तरीके से आपको अपने लिए डिसाइड करना है। अच्छा, जो डेडलाइन की मैं बात कर रही हूँ मैम, इसके लिए तो फिर है ना हमें बैठ के स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर हमें कितने दिन में करना है, कितने घंटे में करना है। मैम इसमें तो टाइम लग जाएगा हमारा वापस एक पूरा मतलब काइंड ऑफ स्केड्यूल बनाने में। क्यों लगना भाई, जब हम हैं तो तुमको क्यों बनाना है स्केड्यूल। ये देखिए मैं आपके लिए स्केड्यूल भी बना के लाई हूँ। यू नीड टू मेक अ स्केड्यूल फॉर नीट टिल नीट एग्जाम। जब तक तुम्हारा नीट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तुम्हें बस ये कैसे भी फॉलो करना है। तुमसे नहीं हो रहा है तो भी तुम्हें करना है, अपने आप को बहुत पुश करना है अंदर से यार, क्योंकि इस बार हमें क्रैक करना है ये एग्जाम, दैट्स इट, ये हमारा मेन गोल है। तो अब देखो मैं तुम्हारे लिए ना ये वाला स्केड्यूल बना के लाई हूँ। इस स्केड्यूल को तुम क्या कर रहे होगे, फॉलो कर रहे होगे। 22 तारीख से 22 अप्रैल को ये वीडियो आ रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि 22 तारीख से ही तुम स्टार्ट कर रहे हो, है ना। अगर तुमने पहले से स्टार्ट कर दिया वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हारा रिवीजन ही हो जाएगा इससे। लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुमने 22 तारीख से बायोलॉजी को रिवाइज करना शुरू किया है। 22 से लेके 28 अप्रैल आपके पास इतने दिन है, अराउंड 1 हफ्ता है। इसके अंदर तुमको, मुझे नहीं पता तुम कैसे कर रहे हो, मैंने तुम्हें बता दिया हाई वेटेज यूनिट्स कौन सी हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। तो तुम उसके अकॉर्डिंग पहले हाई वेटेज यूनिट उठाओगे और इस 1 हफ्ते में तुमको अपनी यूनिट वाइज रिवीजन करने हैं। लेट्स सपोज कि आज तुमने सोचा कि मुझे जेनेटिक्स वाला यूनिट करना है, ठीक है, तो उसको लेकर बैठो और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लेकर बैठो। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए और पूरा दिन उसमें ही लगे हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भूल गए, बाकी के चीज़ें भूल गए, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया, कोई एमसीक्यू नहीं लगाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो एक प्रॉपर अभी तुम्हारा जो स्केड्यूल है वो बहुत पैक्ड है, बहुत पैक्ड है। मतलब तुम्हारे पास अभी खाने और सोने के अलावा किसी की चीज़ के लिए टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतने पैक्ड हो भी तुम, ठीक है। इट्स अ हार्श रियलिटी है ना, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। तो अभी के लिए आपको यूनिट वाइज रिवीजन करना है, 1 हफ्ता तुम्हारे पास है। तुम देखो कि तुमको कौन सी यूनिट कब रिवाइज करनी है, बस तुमको बस 1 हफ्ते में मुझे ये काम करके देना है। जैसे ही 1 हफ्ता हो जाता है ना, ये वीडियो 28 अप्रैल तक मैं आपको टाइम दे रही हूँ। 29 अप्रैल तक आपको क्या करना है, आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि हाँ मैम हमने कर लिया, आपने जो हमें टास्क दिया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, अचीव कर लिया है। 29 को आई विल बी वेटिंग योर कमेंट्स, ठीक है। अगर और कोई बच्चा अगर अभी तक कर चुका है तो वो प्लीज़ जाके कमेंट जरूर करिएगा, मैं ज़रूर उनके कमेंट देखूंगी और रिप्लाई भी करूंगी, ठीक है। तो 28 तक मैं टास्क दे रही हूँ, तुमको करना है यूनिट वाइज रिवीजन एंड हर यूनिट वाइज आपको मॉक टेस्ट लगाना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। अब तुम चाहे प्रीवियस से पेपर्स लगा रहे हो, चाहे कैसे भी कोई भी एमसीक्यूज लगा रहे हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी पीवाईक्यूज लगाएंगे आप, ठीक है। यूनिट वाइज एक कंप्लीट यूनिट लेनी है, उसको रिवाइज करना है और उसका मॉक टेस्ट क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। 29 और 30 को तुम क्या करोगे, पूरा 11th और 12th रिवाइज करोगे। कैसे, 29 को तुम 11th करोगे, 30 को तुम 12th करोगे, या तुम शफल कर सकते हो 29 को 12th, 30 को 11th, जैसे भी करना है। और उसके लिए भी तुम क्या करोगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट दोगे। मान लो 29 को तुमने क्लास 11th कंप्लीट कर ली, क्लास 11th को अब तुम्हें ना एक लाइन, क्लास 11th का पूरा रिवीजन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक लाइन करोगे। जब क्लास 11th का रिवीजन शुरू करोगे तब भी तुम्हें हाई वेटेज यूनिट पहले लेनी है और लो वेटेज बाद में लेनी है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, कौन सी हाई वेटेज है कौन सी लो वेटेज है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। 29 को आपको क्या करना है, पूरा 11th रिवाइज करना है। आपको अब तक पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतने सारे पीवाईक्यूज तुमने ऑलरेडी लगा लिए होंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वही मेन पॉइंट्स तुम्हें डिस्कस मतलब रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें करनी है, पूरा का पूरा आपको 11th एंड 12th, और फिर देना एक मॉक टेस्ट। हो गया महीना खत्म अप्रैल का। अब शुरू होता है बेटा असली जंग, अब शुरू होती है 1 से लेके 7 मई के बीच में। 1 से लेके 7 मई यानी आपके पास है 1 हफ्ता। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पायरेंट रही हूँ, तो आई नो दैट कि थोड़ा डिप्रेशन आता है। 1 से लेके 7 मई यानी कि एग्जाम के जो लास्ट 1 हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक
भी मॉक टेस्ट मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि लगाओ। मॉक टेस्ट मत लगाना। आप क्या कर सकते हो, या तो अगर फिर भी तुम्हें मान लो ऐसा है कि यार मॉक टेस्ट नहीं लगाया, किसी के एंजाइटी सी हो जाती है मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो एक हफ्ते में, बट आई वोंट सजेस्ट कि हर दिन आप एक एक मॉक टेस्ट लगाओ। इससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन आएगा यार, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन क्रैक इट, ठीक है। नीट एग्जाम सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है, ये तो सच बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, अगर तुम्हारा मान लो मॉक टेस्ट, कोई भी मॉक टेस्ट खराब जाता है ना, अगर बिलो 500 या फिर जो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उससे कम मार्क्स आए, तो तुमको होगा डिप्रेशन, और डिप्रेशन यू कांट अफोर्ड एट दिस टाइम, ठीक है। तो या तो 0 मॉक टेस्ट दो, यानी कि कोई मॉक टेस्ट मत दो, या तो एक मॉक टेस्ट लगाओ, बस दैट्स इट, ठीक है। तो फुल सिलेबस रिविजन आपको करना है इन दिनों में। इन दिनों में क्या करना है, फुल सिलेबस रिविजन। फिजिक्स में खाली फॉर्मूला देखने हैं, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला है ना, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वीडियो है नहीं, अगर आप चाहते हो तो मैं सेपरेट उनके लिए भी बना दूंगी, कमेंट कर देना अगर चाहिए तो वीडियो। बायोलॉजी के लिए स्पेशली जो जो चीज़ें तुमने हाईलाइट की हुई हैं इतने टाइम में, जो तुमने बायोलॉजी में पढ़ा है ना, तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ कहाँ चीज़ें भूल रहे हो, वो बार 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 बस इस ड्यूरेशन में करनी है। 1 से 5 मई लिखा है मैंने जानबूझ के, लास्ट के 2 दिन मैंने थोड़ा, 7 मई को तो पेपर ही है वैसे, सुबह सुबह ही है ना, 6 मई का दिन मैंने थोड़ा रिलैक्स छोड़ा है, थोड़ा रिलैक्स कि उसमें तुम ना पढ़ो, थोड़ा कम पढ़ो, है ना, तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो 5 मई यानी 5 दिन तक तुमको क्या करना है, जो मैं बता रही हूँ, सिंपल आपको बस फुल सिलेबस रिविजन करना है, फुल सिलेबस रिविजन, ठीक है। नो मॉक टेस्ट प्लीज, एंड जितने भी PYQs है, 5 साल के PYQs, आई होप दैट कि आपके पास होंगे, है ना। उन सारे PYQs को तुमको बैठकर लगाना नहीं है कि तुम OMR शीट लेकर बैठ गए, तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, तुमको उनको रिवाइज करना है। हाँ जी, PYQs को भी रिवाइज करते हैं लोग। PYQs तुम लगा लिए हो तो तुम्हें याद तो हो गए होंगे कि यार ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो तुम क्या करोगे ऐसे थॉरली, जैसे हम पन्ने पलटते हैं ना एक बुक के, वैसे आपको PYQs भी देखने हैं, आप क्या कैसे निकालें, हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, रिवाइज करना है, ठीक है। 3 घंटे जितना भी टाइम तुमको लगता है वैसे, है ना, बस ये करना है। अब आपका डे कैसा होना चाहिए, आपका एक दिन, जब आप 22 अप्रैल से ये शेड्यूल फॉलो कर रहे होगे, आपका एक दिन कैसा होना चाहिए। देखो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बायोलॉजी 50% आपका मार्क्स देके जा रहा है, तो आपको बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है। तो बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम देना है तो आपको ना दिन में 2 स्लॉट्स बायोलॉजी के लिए बुक रखने पड़ेंगे, और बाकी के जो 2 स्लॉट्स हैं वो आपको एक फिजिक्स को और एक केमिस्ट्री को देना है। 2 बायोलॉजी स्लॉट के लिए आपको एक मॉर्निंग का स्लॉट चाहिए होगा, एक इवनिंग का स्लॉट चाहिए होगा। दोनों ही स्लॉट पे आपको प्रॉपर सिटिंग लगानी है 3 घंटे की। हाँ जी, मैं कोई ब्रेक की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट के जो 15 दिन हैं इनमें ये सिटिंग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, मानोगे नहीं तुम, वो बैठ ही नहीं पाते 3 घंटे, उनके ऐसे रहती यार थोड़ा सा ना बाहर जाके आ जाऊँ, यार थोड़ा सा किसी फ्रेंड से बात करके आ जाऊँ, पक गया हूँ, बोर हो गया हूँ। वो चीज़ें नहीं करनी, 3 घंटे की सिटिंग लगानी है बैठकर, ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए, और जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो तुम आराम से 3 घंटे 20 मिनट तक बैठ सको, ठीक है। 3-3 घंटे का स्लॉट लगा लोगे तो आराम से 3 घंटे 20 मिनट तक स्ट्रेच कर लोगे तुम। मॉर्निंग में 3 घंटे का स्लॉट लगाना है, इवनिंग में 3 घंटे का स्लॉट लगाना है। देखो अब मैंने क्या किया है ना, हर एक चैप्टर के लिए मैंने क्या किया, आपके लिए 1 घंटा आपको दिया है हर एक चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करने को, एंड 0.5 आवर दिए हैं मैंने किस चीज़ के लिए, PYQs लगाने के लिए। जो मैंने बोला ना कि जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करोगे आपको क्या करना है, रेट्रोग्रेड मेथड यूज़ करना है। आपको पहला आधा घंटा PYQs लगाने उस चैप्टर के, देन यू विल स्विच टू दी NCERT, एंड NCERT को आपको 1 घंटा देना है और पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। और यहाँ पर ना प्रेशर आएगा दिमाग पे, क्योंकि 1 घंटे में चैप्टर करना बहुत एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन आपको करना होगा क्योंकि ये प्रेशर है दिमाग पे, तो डेडलाइन है ये आपके लिए। तो 1 घंटे में करोगे तो वो चैप्टर से आप आराम से क्वेश्चन उठा लोगे, नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन खो दोगे, सिंपल सी एक सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो 1.5 घंटा आपको हर चैप्टर के लिए मिलेगा, है ना। 1 घंटा आपको यहाँ देना है। आपको एक दिन में 1 यूनिट करनी है या 2 यूनिट करनी है, आपके अकॉर्डिंग है ना। 1 यूनिट में एटलीस्ट 3 चैप्टर मैं ऑन एन एवरेज मान के चलती हूँ। बायोलॉजी में 1 यूनिट में सिर्फ 3 ही चैप्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपका टाइम सेट किया है कि 3 घंटे आप सुबह दे रहोगे, 3 घंटे शाम को दे रहोगे। हर एक चैप्टर को 1.5 घंटा जाएगा, यहाँ 1.5 घंटा, यहाँ 1.5 घंटा। मान लो सुबह में तुमने 2 चैप्टर कर लिए 1 यूनिट के, है ना। फिर उसका मान लो तीसरा चैप्टर तुम्हें करना है, या फिर मान लो कभी कभी 4 चैप्टर भी होते हैं 1 यूनिट में, या 1 यूनिट में कभी कभी 2 ही चैप्टर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तुम इसको टाइम को मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 2 घंटे इवनिंग में देने हैं। 2 घंटे इवनिंग में क्या करना है, सिर्फ रीड करना है।
रीड करना है चैप्टर जो भी है आपका, एंड साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर कोई मतलब नया चैप्टर कर रहे हो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है। एंड लास्ट का जो 1 घंटा है ये बचा के ज़रूर रखना प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। लास्ट के 1 घंटे में, ये 1 घंटा आपका कोई नया चैप्टर पढ़ने में नहीं जाना चाहिए, ये 1 घंटा जाना चाहिए जो पूरे दिन में तुमने बायो में 1 यूनिट कंप्लीट की है, उस 1 यूनिट को रिवाइज करना है तुम्हें, है ना। और ये 0.5 आवर में तुम कितने एमसीक्यूज लगाओगे? 50 PYQs यू नीड टू सॉल्व, क्योंकि 50 PYQs अगर तुम आधे घंटे में लगा रहे हो तो इससे तुम्हारी एक टाइम मैनेजमेंट, जो एग्जाम में तुम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वो वाली टेक्निक भी तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो 0.5 आवर 50 क्वेश्चन डन। लास्ट के 1 घंटे में पूरे दिन में तुमने क्या पढ़ा है, कौन कौन से PYQs में कहाँ कहाँ गलती की है, सब चीज़ को रिवाइज करना है, फिर ही सोओगे। उससे पहले सो गए हो तो देख लेना। लास्ट की टिप दे देती हूँ, 3rd नंबर टिप, एंड उसके बाद सीक्रेट टिप है, फिर वीडियो एंड करते हैं। डोंट स्टडी एनी न्यू टॉपिक, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यू चैप्टर ऐसा नहीं उठाना जो बहुत टेक्निकल चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर है, और तुम सोच रहे हो कि यार ये तो हाई वेटेज और है, थोड़ा हार्ड भी है, एक काम करता हूँ 2 दिन लगा देता हूँ, आराम से पढ़ लेता हूँ ताकि इसमें क्वेश्चन सही कर पाऊँ। देखो, यू कैन प्रेडिक्ट NTA, मान लो अभी के लिए वो हाई वेटेज था, उसमें से मान लो कम क्वेश्चंस आ गए, थोड़े से कम, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कम आ गए ना, तो वहीं पे डिप्रेशन तुम्हें आने लग जाएगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो तुमने अब तक पूरे साल में पढ़ा ना बस वही घिसना है वापस, उसके अलावा एक नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। और अगर मान लो मैं तुम्हें कुछ ऐसे चैप्टर्स की सीक्रेट टिप में बताऊंगी, कुछ ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट जिन चैप्टर्स को अगर तुमने इग्नोर किया हुआ है अभी तक, या तुम सोच रहे हो कि ये तो नए चैप्टर है, मैं नहीं पढ़ूंगा, छोड़ के जाऊंगा, तो देख लो, मैं तुमको बता देती हूँ कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना टाइम लगेगा तुमको वो करने में, जिससे कि तुम आराम से मतलब स्कोर कर पाओगे। तो ये सीक्रेट टिप है तुम्हारी यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, जो अगर तुम सोच रहे हो कि छोड़ के जाऊं, तो छोड़कर नहीं जाना है, आपको कंप्लीट करने हैं वो, और इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें, है ना। देखो, इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी की ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो, है ना। इतना कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, सिर्फ आपको रीड करना है। एक बार आप थोड़ा बहुत रट लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। जैसे क्लास 11th बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर्बेरियम है ना, की है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो आप उनको प्लीज़ पढ़ लेना, आपको PYQs लगाओगे तो पता चल ही जाएगा। प्लांट ग्रोथ हार्मोन से 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से आ जाएंगे, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से आ जाएंगे, मिनरल न्यूट्रिशन, यहाँ पर भी रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, नाइट्रोजन साइकिल को छोड़कर कुछ ऐसा है नहीं समझने जैसा। सेल वाला सबसे ईजी चैप्टर है, इतने सारे डायग्राम्स है, सारे डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लास 12th बायोलॉजी की बात करोगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इतने सारे माइक्रोब्स हैं, सबकी टेबल को रट लेना, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, अगर छोड़ के जाओगे तो फिर खो दोगे, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं, याद है, रटा हुआ है, तो यू कैन राइट दैट आंसर, ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बहुत छोटा सा चीज़ है, यहाँ पे IUD से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ याद रखना 2 से 3 क्वेश्चंस। एनवायरमेंटल इशू से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी सबसे इजी है, 2 से आपको 4 से 7 क्वेश्चन देके जाता है, दोनों ही चैप्टर्स बायोटेक्नोलॉजी के, इसको कभी नहीं छोड़ के जाना आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, है ना। और अगर कोई टॉपिक नहीं आता हो तो उसकी 1 शॉट वीडियो तुम लगा सकते हो, जो कम ड्यूरेशन की 1 शॉट है, प्लीज़ उसी को लगाना, ठीक है। 2x पे चला के तुम लगा सकते हो, बाकी सबके लिए 1 शॉट लगाना ज़रूरी नहीं है। अब ये है ख़त्म बच्चों आज के लिए, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है बच्चों, अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और आपको बिलीव नहीं है खुद के अंदर ना, तो यू लूज़ द गेम, है ना। सारा खेल ही किसका, कॉन्फिडेंस एंड खुद में बिलीव करने का। तो बिलीव इन योर सेल्फ, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज देख लीजिए, है ना, जो भी है। All the best for your preparation. I wish you very 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 all the best, and I know that कि you will crack it, definitely you will do, है ना। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको नीट मेड इजी का टेलीग्राम, जहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगा, है ना। आपको प्रॉपर वहाँ पर माइंड मैप्स भी वगैरह मैं वहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ, तो यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। तो नीट मेड इजी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।